हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरफ से ये पॉलिटी का बिगनिंग हम कर रहे हैं। तो मैंने पिछला क्लास में आपको रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पढ़ाया था। तो अब हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जाएंगे। तो पिट्स दोस्तों, उनका पूरा नाम है विलियम पिट, और ये रेगुलेटिंग पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का है। उस ईयर में ये एक्ट लागू हुआ था। और ये उस समय का प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, ब्रिटेन के, सॉरी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रिटेन जो है, अगर ये ब्रिटेन है तो ब्रिटेन चार हिस्सा में बना है। पहला है इंग्लैंड, ठीक है। दूसरा है वेल्स। तीसरा है स्कॉटलैंड। और चौथा है नॉर्थन आयरलैंड। तो अगर हम इंग्लैंड का बात करते हैं तो एक प्रॉपर, इनका एक प्रॉपर एरिया है ये, मतलब डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, स्टेट कह सकते हो। और जब हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं तो पूरा आ जाता है एकदम। तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्लास था वो हमने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हमने किया था। तो ये हमने पिछला क्लास में कंप्लीट किया था। जिनको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो जाकर पिछला क्लास में देख सकते हैं। तो ये हमारा क्लास बहुत ही अच्छा हुआ था। अगर आप जाकर देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आज दोस्तों, हमारा जो आज का जो क्लास होने वाला है टुडे का, वो होने वाला है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये पिट्स किसके नाम पे है? तो उस समय के 1784 में, उस समय ये जो ग्रेट ब्रिटेन है उस समय के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट। तो इन्हीं के नाम से पिट्स इंडिया एक्ट। आपको पता होना चाहिए कि 1773 के बाद से जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में कानून बनता था या ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्न करता था, वो डायरेक्ट गवर्न होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट से। मैं आगे वाला क्लास में आपको अच्छा से समझाऊंगा, पता चल जाएगा। फिर बीच में क्वीन का भी रोल आ जाता है, जो क्वीन अपना वाइस रॉय वगैरह भेजते हैं। और जो पार्लियामेंट से आता है वो सेक्रेटरी सेक्रेटरी फॉर द स्टेट होता है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट या फॉर द स्टेट, आपको पता होगा। ठीक है, तो अभी वाला क्लास में हम सिर्फ पिट्स इंडिया एक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो पिट्स किसके नाम पे था? विलियम पिट, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे। अब पिट्स इंडिया एक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? पिट्स इंडिया एक्ट इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस समय पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उस समय कंप्लीटली क्या हुआ था, डिस्टिंग्विश कर दिया था। मैं इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि आप भी उतार लो। कंप्लीटली डिस्टिंग्विश कर दिया था क्या क्या चीज? कॉमर्शियल अफेयर प्लस ये पॉलिटिकल अफेयर्स, ये दोनों का काम एकदम डिवाइड कर दिया था, पूरा डिवाइड कर दिया था उस समय। आप देख सकते हो, कंप्लीटली डिस्टिंग्विश कर दिया था पॉलिटिकल अफेयर्स और कॉमर्शियल अफेयर्स कंपनी का। ठीक है। मैंने ये दोनों कंपनी का दोनों एकदम काम डिवाइड कर दिया था। ये एक्ट लागू होते पहले क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये कौन थे? गवर्निंग बॉडी थे कंपनी के। कंपनी में जो भी नियम कानून जो भी होता था, टैक्स जो भी होता था, पूरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तय करता था। तो उस समय क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास ये दोनों पावर था, कमर्शियल प्लस पॉलिटिकल अफेयर। ठीक है। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट आने के बाद कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर को सिर्फ कमर्शियल अफेयर तभी कमर्शियल अफेयर ऑफ द कंपनी
सिर्फ कॉमर्शियल अफेयर्स तक ही इनका पावर रख दिया, कॉमर्शियल अफेयर्स तक ही इनका पावर लिमिट कर दिया। ठीक है, अब क्या है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस एक्ट में ना, बिग इंडिया एक्ट में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने भी टेरिटरीज जितने भी इन्होंने टेरिटरीज ऑक्युपाई किए थे उस समय जितने भी इन्होंने टेरिटरीज ऑक्युपाई किए थे, तो क्या हो रहा था कि क्या जितने भी उन्होंने टेरिटरीज ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय जितने भी टेरिटरीज ऑक्युपाई किए थे, यही मैं देख रहा था तो जितने भी टेरिटरीज उन्होंने ऑक्युपाई किए थे वो कहलाने लगे क्या, ब्रिटिश पोसेशन ऑफ इंडिया। मने कहने का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जितने भी उन्होंने टेरिटरीज ऑक्युपाई किया था, वो सब टेरिटरीज अब ब्रिटिश का माने ब्रिटिश टेरिटरीज के ब्रिटिश टेरिटरी को ऑक्युपाई माने ब्रिटिश पोजीशन का कहलाने लगा। माने कि जितना भी आप कंपनी जो गया ट्रेड किया और जितना भी माने वो लोग टेरिटरी ऑक्युपाई किया लड़ाई झगड़ा करके, फिर क्या क्या अलायंस लगा लगा के, तो अब वो सारा टेरिटरी अब गवर्नमेंट का हो गया। माने एक प्राइवेट कंपनी जाती है, वो अपने दिमाग लगा के ट्रेड करती है और फिर पॉलिटिकल अफेयर्स में घुस के वो टेरिटरी भी ऑक्युपाई कर लेती है। टेरिटरी में क्या होता है ना दोस्तों कि टेरिटरी में वो लोग मैंने अगर टेरिटरी ऑक्युपाई करती है, तो अब बताइए एक प्राइवेट प्लेयर गया इतना मेहनत करके सारा ऑक्युपाई किया, तो अब क्या हो गया कि अब ब्रिटिश पोसेशन हो गया, मैंने सरकार के अंदर आ गया। ठीक है, सरकार के अंदर आ गया अब ये पूरा। तो ये एक्ट में सीधा सीधी कहा है कंपनी को कि भाई अब आपका जितना भी कंपनी का जितना भी आप लोग ने दिमाग लगा के ये किया है, अब सीधे सरकार का अंदर आ गया है और सरकार इसे देखेगी, सरकार इसे कंट्रोल करेगी। तो आपको कोई ज्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं, आप चुपचाप अपना ट्रेड करो। ठीक है, और इस एक्ट के तहत में दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ था, एक बॉडी क्रिएट हुआ था जिसको क्या कहते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मैं हट जा रहा हूँ, बार बार लिखते भी रहना आप लोग। तो पढ़ाई के साथ दोस्तों लिखते भी रहना चाहिए, उससे क्या होता है कि आपका नॉलेज और क्लियर होता है। मैं आपको समझा रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, तो इससे मेरा भी नॉलेज और क्लियर हो रहा है और आपका भी नॉलेज और क्लियर होगा। तो ये दोस्तों ना, इसके हिसाब से ये रेगुलेटिव इंडिया एक्ट 1784 में क्या होता है कि ये एक्ट क्या मैंने ये एक नया बॉडी क्रिएट करता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब देखिए, मैं आपको पहले ही बता दिया था कि ये कंप्लीटली डिस्टिंग्विश कर दिया कॉमर्शियल अफेयर्स और पॉलिटिकल अफेयर्स कंपनी का। अब कंपनी इस वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्या दिया, सिर्फ कॉमर्शियल अफेयर्स दिया कि आप ज्यादा पावर आपके हाथ में नहीं देंगे। आप मानिए एक बॉडी हो गया, फर्स्ट बॉडी, ठीक है, और ये हो गया अब दूसरा बॉडी, सेकेंड बॉडी। तो पहला बॉडी को बोला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कि आप चुपचाप कॉमर्शियल अफेयर्स संभालिए, ठीक है। और दूसरा बॉडी हम क्रिएट करते हैं जिसका नाम होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और वो क्या करेगा, वो तीन चीज संभालेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को मैंने एक तरह से बहुत भयंकर पावर मिला है, इसमें तीन चीज संभालता है। पहला चीज दोस्तों रेवेन्यू संभालता है, पैसा पैसा पैसा। तो मेन चीज क्या आ गया, रेवेन्यू, मैंने पूरा पैसा। कॉमर्शियल अफेयर्स में क्या है दोस्तों, कितना टैक्स लगेगा, कितना क्या लगेगा, कहाँ से एक्साइज ड्यूटी आएगा, क्या कस्टम ड्यूटी होगा, यही सब ये लोग संभालते थे। लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू, जो भी सब पैसा आएगा सीधे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास आ जाएगा, उसके हाथ में। आप लोग कंट्रोल करो, हम कलेक्ट करेंगे। और दो और चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है आपका सिविल अफेयर्स और मिलिट्री अफेयर्स। रेवेन्यू तो आपको कलेक्ट करना ही है, प्लस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कहा कि आप सिविल अफेयर्स भी देखते रहिएगा। आपको पता है, अगर आप लॉ जैसे मैं एलएलबी परस्यू कर रहा हूँ, तो अगर आप एलएलबी करते हो तो क्या होता है कि दो तरीका का उसमें ब्रांच होता है, एक होता है सिविल, एक होता है क्रिमिनल। तो क्रिमिनल ज्यादातर इंडिविजुअली मैंने एक क्रिमिनल तरीका से मैंने ज्यादातर इसमें क्राइम केस अगेंस्ट द नेशन जो होता है वो आ जाता है, और सिविल में ज्यादातर लैंड वगैरह दीज
ये सब आ जाता है प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो सिविल अफेयर्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कहा कि आप संभालिए, जितना भी जमीन वगैरह कंट्रोल लिया है, टेरिटरी ऑक्युपाई किया है, तो वहां पे होता था ना 3 तरीके का सेटलमेंट था, आपको पता होगा, महलवारी, रैयतवारी और एक और था ये परमानेंट सेटलमेंट। तो ये सेटलमेंट क्या आ गया, लैंड का हो गया। तो इसमें कौन सा अफेयर्स आ जाएगा, सिविल अफेयर्स, ठीक है, सिविल अफेयर्स आ जाएगा। तो कहा क्या कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कि आप रेवेन्यू संभालिए, सिविल अफेयर्स संभालिए और क्या, मिलिट्री अफेयर्स संभालिए। तो कहा कि मिलिट्री अफेयर्स भी आप संभालिए। अब मिलिट्री को कहीं कुछ माने आपको पता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कुछ कुछ नियम आया था, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, फिर सब्सिडरी अलायंस। तो सब्सिडरी अलायंस में क्या था कि एक किंगडम है, फॉर एग्जांपल वहां का एक राजा है, तो राजा के पास कितना सैनिक होगा, राजा कितने सैनिक रखेंगे, राजा फॉरेन मैंने बाहर किससे संबंध करेंगे नहीं करेंगे, वो सब क्या आ जाता था, वो सब ब्रिटिश के बिना पूछे नहीं कर सकता था। तो वही मिलिट्री अफेयर्स भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में सिर्फ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स दोनों को संभालते थे, कमर्शियल प्लस पॉलिटिकल प्लस रेवेन्यू वगैरह सब। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ना 2 बॉडी ले आ दिया। पहला बॉडी तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ला दिया और दूसरा बॉडी ला दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब देख सकते हो ज्यादा पावर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास ही। तो फिर भी 2 बॉडी है और दोनों का काम, और ये लोग गवर्निंग बॉडी थे कंपनी को, और ये लोग डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते थे, ठीक है, किसी को रिपोर्ट नहीं करना था, उनको सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना था। इसीलिए पिट्स इंडिया एक्ट को कहा जाता है कि लास्ट में ना दोस्तों ये 2 तरीका का कानून चलने लगा, दोनों को पावर, मैंने क्या हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट में पावर क्या होता था, सेंट्रलाइज होता था। सेंट्रलाइज का माने क्या है, अगर इंडिया है फॉर एग्जांपल, अगर ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, इंडिया में सेंटर दिल्ली है यहाँ पे, तो सारा पावर अगर दिल्ली के पास रहेगा ना तो उसको कहा जाता है सेंट्रलाइज पावर। लेकिन एक आता है डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि अगर ये दिल्ली हो गया मानिए, अगर पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है स्टेट में, हर जगह पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसको क्या कहा जाता है, डिसेंट्रलाइज। तो यहाँ पे पहली बार पावर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी हुआ था, प्लस ये क्या हुआ था, Does it establish the dual system of government? यहाँ पे दोस्तों ना, यहाँ पे ड्यूअल सिस्टम आ गया था गवर्नमेंट, मैंने पावर एक बॉडी के पास नहीं रहेगा, पावर अब दोनों बॉडी में डिवाइड हो गया था, दो तो ड्यूअल सिस्टम आ गया था। आज भी क्या ड्यूअल सिस्टम ऑफ पावर, एक स्टेट एक सेंटर। तो उस समय पावर डिसेंट्रलाइज हुआ, फिर ड्यूअल सिस्टम आ गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गया। तो आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना होगा। फिर कॉमर्शियल अफेयर्स से दिया गया इनको, क्या कहते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या क्या दिया गया, रेवेन्यू सिविल अफेयर्स प्लस मिलिट्री। तो आपको ये सब याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेकर, ठीक है। और जिनको जिनको ब्रिटिश ये नक्शा पता नहीं है, नक्शा मैंने बता दिया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट उस समय का, मैंने पिट्स इंडिया एक्ट का, जैसे उस समय वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बहुत भारू ले आया था नियम, तो जिससे काफी मदद भी हुआ। और मैंने एक तरफ से आप कहा जाओगे कि एक तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अत्याचार था, वो लोग जो मोनोपोली कर रहे थे अपने आप, वो सब बंद हुआ और सीधा गवर्नमेंट कंट्रोल ले लिया। और ब्रिटिश पोसेशन ऑफ इंडिया, एक नया वर्ड जो मैंने आपको जोड़ा था, वो उसमें क्या होता है कि सीधे जितने भी कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी टेरिटरीज था, वो सब क्या हुआ, वो सब किसके अंदर आ गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आ गया। तो दोस्तों ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे पिट्स इंडिया एक्ट के। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और चैनल को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।